सब्सक्राइब कर दो यार गाइस RK नॉलेज को। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसे बचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ ये सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका। कहानी से सीख, लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी। हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कम मत आंकें। पार्ट इक्वल्स टू। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे,
तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए। तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो ये सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं।
इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़की को उस जगह ले गए जहाँ उसने गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, खेरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे
पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ
खड़ी हुई हूँ। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। रिलेटेड हाईवे की चुड़ैल। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आँखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नजारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती हैं। क्या था इस भूथा घटना के? धरा के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूथा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। सब्सक्राइब, acknowledge,
please and love you all YouTube family. महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा। किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा? वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश
पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता, तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख: मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता, जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वो घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ
निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। सीख: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। 4-part story slow motion। एक बार एक ऋषि रहते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एक बार वह शहर की एक सड़क से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक सिक्का मिला। साधु ने उसे उठाकर रख लिया। ऋषि एक साधारण जीवन जीते थे। उनके पास उस सिक्के का
कोई उपयोग नहीं था। इसलिए उन्होंने सिक्के को किसी को देने के बारे में सोचा। वो पूरे दिन रास्ते में घूमता रहा लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे धन की जरूरत है। रात में वह एक विश्राम क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ अपनी रात बिताई। सुबह उन्होंने देखा एक राजा जो उस विश्राम क्षेत्र से गुजर रहा था। उसने ऋषि को देखा और अपने सैनिकों को वहाँ रुकने का आदेश दिया। राजा ने ऋषि को कहा, मैं दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए युद्ध पर जा रहा हूँ ताकि मेरे राज्य का विस्तार हो सके। कृपया मुझे विजय होने का आशीर्वाद दें। ऋषि ने सिक्के को निकाला और उसे राजा को दे दिया। राजा उनसे प्रश्न किया, तुमने मुझे ये सिक्का क्यों दिया? ऋषि मुस्कुराया और जवाब दिया, महाराजा अधिक हासिल करने के कारण युद्ध पर जा रहे हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं। मुझे लगा आपको इस सिक्के का सबसे ज्यादा जरूरत है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और युद्ध पर नहीं जाने का फैसला किया। नैतिक शिक्षा हमें इस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। एक बार एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में एक असामान्य परीक्षण दिया। उसने अपनी कुर्सी ऊपर उठाई और मेज पर रख दी। अब प्रोफेसर बोर्ड पर लिखा, साबित करो ये कुर्सी मौजूद नहीं है। पूरी कक्षा आश्चर्यचकित और भ्रमित था। फिर भी सभी
छात्रों ने जटिल स्पष्टीकरण लिखना शुरू कर दिया। इन सब के बीच एक छात्रों था जिसने 1 मिनटों में परीक्षा को पूरा किया और उसने प्रोफेसर को पेपर दिया जिससे उसके सहपाठियों और प्रोफेसर को आश्चर्यचकित कर दिया। फिर भी सभी छात्रों ने जटिल स्पष्टीकरण लिखना शुरू कर दिया। इन सब के बीच एक छात्रों था जिसने 1 मिनटों में परीक्षा को पूरा किया और उसने प्रोफेसर को पेपर दिया जिससे उसके सहपाठियों और प्रोफेसर को आश्चर्यचकित कर दिया। फिर प्रोफेसर परीक्षा फल दिया। परीक्षा पूरी करने के लिए 1 मिनट लेने वाले छात्र को सर्वश्रेष्ठ उत्तर देने का घोषणा किया गया। नैतिक शिक्षा। हम बहुत सोचते हैं, कभी-कभी उत्तर सरल होते हैं। आशपुरा विस्तार में रहने वाली धरा शर्मा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। धरा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। धरा जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से धरा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है।
बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो धरा का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वो चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में धरा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब धरा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर धरा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी धरा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। रिलेटेड हाईवे की चुड़ैल। धरा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आँखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। ये भयानक नज़ारा देखकर धरा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। धरा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए धरा आज भी अपने मायके रहती हैं। क्या था इस भूथा घटना के? धरा के पति दिलीप की पहले ही एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। धरा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूथा घटना के बाद जब धरा ने दिलीप को आपबीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। न्यूली संडे। ये दुनिया का सबसे मनहूस गाना अब तक करीब 100 लोगों की ले चुका है जान।
अक्सर लोग अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक गाना ऐसा भी है जिसे सुन कई लोग जान तक दे चुके हैं? चलिए जानते हैं इस गाने के बारे में। नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। ब्लूमी संडे गाने सुनना कई लोगों को काफी पसंद होता है। लोग अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने या उन्हें जाहिर करने के लिए गानों का सहारा लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्सर अपना मूड फ्रेश करने के लिए गाना सुनते हैं। दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में कई तरह के गाने बनाए जाते हैं। ये गाने अलग अलग अवसरों के लिए काफी परफेक्ट होते हैं। शादी पार्टी, टूटा दिल या प्यार, मोहब्बत, हर एक हालात के लिए कई तरह के गाने मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गाना भी है जो लोगों की मौत का कारण बना है? अगर इसे सुन आप हैरान हो गए हैं, तो बता दे कि यह बात बिल्कुल सच है। कई साल पहले रिलीज हुए इस अंग्रेजी गाने को सुन कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कहा जाता है कि इस गाने में इतनी पीड़ा थी कि लोग इसे सुनकर खुदकुशी कर लेते थे। तो चलिए जानते हैं इस गाने और इसके पीछे के दिलचस्प इतिहास के बारे में। क्यों कहा गया सुसाइड सॉन्ग? बात है साल 1933 की, जब हंगरी के एक गीतकार रेजेसो सेरेस ने ग्लूमी संडे नाम का एक गाना लिखा। इस गाने के बोल इतने उदासीन थे कि जिसने भी इसे सुना वह डिप्रेशन के कारण जान देने लगा। कहा जाता है कि इस गाने को सेरेस ने अपनी प्रेमिका के छोड़कर जाने के बाद लिखा था। इस गाने के बोल और संगीत को सुन लोगों में दर्द और दुख भर जाता था। यही वजह थी कि इस गाने को हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाने लगा। गाने के बनने के बाद शुरुआत में कई प्रोड्यूसर्स ने इसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह गाना इतना अवसादयुक्त है कि शायद ही कोई इसे सुनना पसंद करे। खुदकुशी की वजह से बैन हुआ गाना। हालांकि 2 साल बाद 1935 में ये गाना रिकॉर्ड और रिलीज किया गया। लेकिन इस गाने के रिलीज होने के कुछ समय बाद ही देश में तेजी से आत्महत्या के मामले बढ़ने लगे। खास बात ये थी कि उस दौरान जिन लोगों ने भी मौत को गले लगाया, सभी के आसपास या तो इस गाने की मौजूदगी दर्ज की गई या उनके सुसाइड नोट में इस गाने का उल्लेख मिला था।
रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में ग्लूमी संडे गाने की वजह से करीब 17 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। बाद में ये संख्या बढ़कर 100 के आसपास पहुंच गई थी। मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस गाने को दोबारा कंपोज किया गया, लेकिन फिर भी खुदकुशी के मामलों में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से साल 1941 में इस गाने को बैन कर दिया गया।